So let's begin the lecture. Yes, morning everyone. Newton's laws of motion हम लोग पढ़ रहे हैं. Let me quickly summarize कि क्या बताया था लास्ट क्लास में. Just brief up किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ फोर्सेस के बारे में बात की थी. So cause of motion, force. तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, न्यूटन्स उसका यूनिट होता है, और डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों अपने को चाहिए होता है. फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये भी लर्न किया था कि फोर्स लगाने से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होती है तो मूव करना स्टार्ट कर सकती है. मतलब जैसे कि एक वॉल है ना, वॉल पे फोर्स लगाओगे तो क्या वॉल चलेगा? जरूरी नहीं है. तो force can move an object, force can stop an object, force can change the velocity of an object, force can change the direction of motion. तो वो सारी बातें हम लोगों ने की थी. एक दो पॉइंट्स और भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे जिसमें ये बात बोला गया था कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज. दैट मींस वो डिफॉर्म कर सकता है ऑब्जेक्ट को. सो डिफॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. तो फोर्स का बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज आएगा, ये अपने को समझना है. एक तो मोशन को चेंज करने के लिए आएगा, फोर्स टू चेंज मोशन. दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन बदलना, उसकी वेलोसिटी बदलना, मैग्नीट्यूड बदलना, जो भी है. दूसरा आएगा टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट. जो डिफॉर्मिंग के लिए फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. और डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा उसको हम लोग बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्सेस. इस चैप्टर में अपना जो फोकस रहेगा वो उन फोर्सेस के बारे में रहेगा जो मोशन को चेंज करते हैं. दैट मीन्स डायरेक्शन बदलते हैं, मैग्नीट्यूड बदलते हैं, वेलोसिटीज का स्टॉप करते हैं मोशन को, वो सारी बातें. सो जनरली हम फोर्स को दो पर्पस के लिए यूज करते हुए देख सकते हैं. देन आपने देखा था कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस, कई तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया था. यू रिमेंबर दैट? कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स. देन वी हैड कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नेचर. देन वी टॉक्ड अबाउट बैलेंस, नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस. इस तरह की बातें की थी. अभी आपने कुछ भेजा है, एक बार मैं देख लेता हूँ उसके बारे में. फिर मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कार ए एंड कार बी. चलेगा सुजीत, इसको हम लोग जैसे लेक्चर फिनिश होगा तो एक बार रिमाइंड करा देना, तो हम इसको डिटेल में डील कर लेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर. अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं एनएलएम वाले कॉन्सेप्ट को. आपने लिखा है सो इन दिस चैप्टर ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल बी रिजिड एंड विल नॉट चेंज द शेप. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. ऑब्जेक्ट्स हमारे अभी सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग काउंट करेंगे जिसकी शेप चेंज हो सकती है. जैसे कि आपके पास स्प्रिंग है, अभी आप देखोगे स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग पर अगर आपने फोर्स लगाया तो आप पाओगे कि उसकी लेंथ बदल जाती है. तो स्प्रिंग पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स भी हो सकता है, और मोशन को, स्प्रिंग को मूव कराने वाला भी हो सकता है. तो अभी हम लोग केवल रिजिड बॉडी पे फोकस नहीं करेंगे, वो रोटेशन में भी फोकस करेंगे. अभी हमारे पास कोई भी बॉडी हो सकती है, उसका शेप भी चेंज हो सकता है और मोशन भी आ सकता है. व्हाट आई सेड कि लाइक जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इस पर मेन फोकस हमारा एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर होगा. इसमें आप बहुत डिटेल पे जाएंगे कि किस तरह से डिफॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं. अभी हम दोनों को रफली समझेंगे और टूवर्ड्स अटेंशन ज्यादा रहेगा मोशन को लेकर के, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं. इसके बाद आपने ये लर्न किया था कि टाइप ऑफ फोर्सेस में, हाँ, देन फिर एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था. इंपॉर्टेंट फोर्सेस आप पढ़ रहे हैं तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दिस इंक्लूड्स इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिफॉर्मेशंस टू. हाँ, सारे डिफॉर्मेशंस के बारे में बात करेगा, और वो इलास्टिक इनइलास्टिक डिफॉर्मेशंस क्या होते हैं एंड कैसे उनको डिस्टिंग्विश करते हैं एंड हाउ वी मेजर दोज डिफॉर्मेशंस, वो सारा कुछ इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा जाएगा.
तो वो चैप्टर होगा इलास्टिसिटी, और उसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। सो पुरानी हेडिंग को लिखते हैं, सम इम्पोर्टेंट फोर्सेस कंटिन्यूड। तो अपने लिए कुछ फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया गया था। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे लगता है, कहीं और नहीं लगेगा। तो अपने को कांटेक्ट देखना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट्स का। जब कभी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट पर होंगे तो कांटेक्ट सरफेस पर एक्ट करेगा, फिर सरफेस, कॉमन सरफेस जो आएगा उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और फिर वो पुशिंग एफर्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होगा। ये पॉइंट्स हमने पता किए थे। साथ में ये भी पता किया था कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता है। आप में से कई लोगों ने अगर आगे सॉल्व किया होगा 9-10 में, तो आपको ऐसा कुछ याद होगा, N=mg, बार बार यूज करते रहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मिलता है। और अपने को क्या याद रखना कि नॉर्मल रिएक्शन के पास कोई भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला नहीं होता है। वो क्वेश्चन डिसाइड करता है कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब हम लोग दूसरा फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्स नंबर 2, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगेन देयर विल बी अ चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशनल। उसमें इस फोर्स को कैसे आया, क्या क्या रोल है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हमको इस फोर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हाउ मच मैग्नीट्यूड वी आर गोइंग टू यूज, व्हाट विल बी द डायरेक्शन वेयर इट इज गोइंग टू एक्ट। सो दीस 3-4 पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए। आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, लेट से ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। जनरली आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो सिंपल रहेंगे। मैंने ऐसा रैंडम बनाया है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है। दैट मींस आपका रॉड रॉड हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, और एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्री, रैंडम ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो उसको अगर हम डील कर रहे होंगे तो उस पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसका अपना मास होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से आएगा। अगर किसी को बोला गया ये मासलेस है या फिर लाइट है, तो लाइट या मासलेस बोला गया, इसका मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। लाइट का मतलब हल्का। सो अगर वो लाइट है या फिर मासलेस है, दोनों केसेस में आप फिर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाओगे। तो जिसके पास मास होगा वही लगाओगे। कितना फोर्स होता है ग्रेविटी का, तो हम लिखते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट हैज अ फॉर्मूला एज मास इनटू जी। ये जी लगा दिया गया सिंपली ग्रेविटी को दिखाने के लिए। और तो फोर्स का मतलब हुआ फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये इसका फॉर्मूला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। उसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब नियर द अर्थ सरफेस होते हैं, नियर द अर्थ सरफेस। तो कंडीशन क्या है कि हम अर्थ के पास होंगे तब इसको लगेंगे। अगर हम मून पे चले जाते हैं या फिर कहीं स्पेस पे चले जाते हैं तो आप पाओगे कि जी की वैल्यू बदलती है। जी की वैल्यू कैसे बदलती है वो ग्रेविटेशन में हम लोग लर्न करेंगे। अभी मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा, इसका मतलब सारा कुछ अर्थ के पास हो रहा है या अर्थ के सरफेस पर हो रहा है। तो जी की वैल्यू हम लोग कितना यूज करेंगे, जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं, और रफली हम लोग 10 यूज कर लेंगे। टू बी प्रिसाइज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगेन कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, ये ज्यादा एक्सेप्टेड वैल्यू है। आप देखोगे जब ग्रेविटेशन में इसको निकालेंगे तो आप पाओगे कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आता है। अर्थ के सरफेस पर भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग आता है। दैट मीन्स औरंगाबाद पे जो ग्रेविटी का कांस्टेंट होगा वो एक अलग होगा। अगर आप यूके लंदन पे जाते हो तो लंदन पे जाने के बाद उसका वैल्यू बदल जाती है। कितनी बदलती है, कैसे बदलती है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम डील करेंगे। अभी सब के लिए हम इसको क्या पकड़ के चलेंगे, 9.8 और 10। तो इतना मैग्नीट्यूड का लगेगा, और एम पता होगा, जी पता है, 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसी को वेट भी कहते हैं। यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेट। तो कई बार इसको हम वेट के नाम से भी बुला लेते हैं, और कई बार इसको डब्ल्यू से भी इंडिकेट कर देते हैं। मोर ओवर किस पॉइंट पर लगाना है, अभी हम ये मान के चलेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिफॉर्म में। तो अगर हमको उसका लोकेशन दिखाना होगा तो सेंटर पॉइंट पर लगाएंगे, और जब मिड पॉइंट होगा और नीचे की तरफ दिखाएंगे। नीचे की तरफ का मतलब हुआ सिंपल सा मतलब टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस।
दैट मीन्स नीचे जब मैंने बोला है इसका मतलब हमको ये पता है कि अर्थ कहाँ पर है, ये अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस की तरफ लगाना होता है। So direction is towards the earth surface and acts at the center point, mid point, जो भी symmetrical point होगा, और कितना लगता है टोटल मास इनटू ग्रेविटी। इसको आप वेट कह सकते हो और ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो, या फिर टू बी प्रिसाइज दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स। अगर इसकी डायरेक्शन को और भी ब्रॉडर सेंस में बताना हो तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि लेट्स से अगर ये हमारी अर्थ है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लेट्स से ये हमारी ऑब्जेक्ट है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इस तरफ लगेगा। और अगर ये m मास का था तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी रही होगी, mg। f के साथ जो g लगाया गया वो सिंपली एक सबस्क्रिप्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बस ग्रेविटेशनल फोर्स को बताने के लिए लगाया गया, और इस पे जो g लिखा गया है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कभी अर्थ को बड़ा बना करके दिखाया जाए तो हम सेंटर की तरफ दिखाएंगे, और अर्थ को अगर हम फ्लैट करके देखते हैं तो डाउनवर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनवर्ड चलेगा, लेकिन यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं चलेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर लोकेटेड होगा, तो आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी इन एनी डायरेक्शन सच दैट इट्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, सो ये उसी का और वर्जन हो गया। तो यहाँ पर अपने को मैग्नीट्यूड पता चल गया, एम जी, जी के बारे में पता चल गया, एम आपको बताया जाएगा। लाइट और मासलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए एम जी नहीं लगाएंगे, और फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ दिखाएंगे, और नॉर्मल सेंस में उसको टूवर्ड्स द अर्थ यानी डाउनवर्ड बता देंगे, सेंटर पे लगा देंगे। सिंपल है, जस्ट ब्रश अप किया है, आपको पहले से पता होगा। और आपने कुछ लिखा है, कैन वी से वेट इज प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। आपने लिखा है दिस विल बी पुश एफर्ट, राइट। एफर्ट कैसा होगा, इसको हम बोलेंगे कि हाँ, एफर्ट के टर्म में बोलो तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, ये नॉन कांटेक्ट पुल है। दैट मींस अर्थ इज पुलिंग, अर्थ यहाँ पर है और बिना किसी मीडियम के आप इसको इसको नीचे की तरफ लगा रहा है, तो ये पुल कर रहा है। इसको पुश एफर्ट नहीं बोलेंगे, पुश का मतलब होता है बैक साइड से धक्का दो, और पुल का मतलब होता है आप खींच रहे हो, ये नॉन कांटेक्ट है, बिना कांटेक्ट के लिए। तो इसको बोलेंगे कैसा फोर्स है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के लगता है और पुल एफर्ट होता है। सो यू विल कॉल इट एज अ पुल एफर्ट एंड नॉन कांटेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, ये काफी इजी था। और आपने लिखा आई मीन ऑब्जेक्ट हुआ, हाँ दोनों पुल होंगे। एक पुल करता, देखो क्या हो रहा होता है कि जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट को अर्थ पुल कर रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, अर्थ को भी ये ऑब्जेक्ट पुल कर रहा होता है, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे को पुल कर सकते हैं। तो ये पुल एफर्ट्स है। और आप पाओगे कि अर्थ भी उसी फोर्स से पुल हो रहा होता है जिस फोर्स से पार्टिकल पुल हो रहा था अर्थ की तरफ। तो ये पार्टिकल जो है ना, वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन क्या होता है ना, अर्थ बहुत बड़ा है, तो पार्टिकल फेल हो जाता है, मतलब पार्टिकल का अर्थ पर जो इफेक्ट आता है वो निग्लिजिबल आता है। जैसे कि आप अपने हाथ में जो पेन या पेंसिल लिए हुए हो ना, वो भी अर्थ को खींच रहा है, लेकिन वो अर्थ को अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा क्योंकि अर्थ बहुत वेट का है। और अगर आप पेंसिल को छोड़ोगे तो वो ग्राउंड पे अर्थ की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये खिंच जाएगा, क्योंकि अर्थ ज्यादा इनर्शिया का है और पार्टिकल आपको कम इनर्शिया का है। हम ग्रेविटेशन उसको और डील करेंगे। हाउ इज वेट ऑफ प्लैनेट्स कैलकुलेटेड, इज इट डन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेट ऑफ प्लैनेट्स, हम प्लैनेट्स के वेट नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम प्लैनेट्स का मास कैलकुलेट करते हैं, और मास को हम रीड करते हैं। कैन यू शो द लास्ट स्लाइड अगेन, यस शो।
अब देखोगे कि आगे हम लोग और भी देखेंगे वेट कैसे मेजर किया जाता है। मास के बारे में, मास के बारे में हम लोग ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, तभी आपके पास थॉट आ रहे हैं कि प्लैनेट्स और ये स्टार्स एंड ऑल दैट थिंग, वो सारा कुछ ग्रेविटेशन में डील होगा। अभी हम लोग सारा कुछ डील करेंगे किसके बारे में, एक मास होगा और अर्थ के सरफेस पर होगा, तो एनर्जी का फोर्स लगेगा, दैट्स रन इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। नाउ इसके बाद एक और फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, टेंशन। टेंशन को टी से इंडिकेट करेंगे। जब आप कोई स्ट्रिंग लोगे या कोई रोप लोगे, तो स्ट्रिंग या रोप पर आप देखोगे कि जब उसको पुल करते हो, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, तो आप पाओगे कि उसमें टेंशन रहता है। कितना टेंशन होता है, क्या होता है, वो हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसकी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। सो इट एक्ट्स, कहाँ पर एक्ट करता है, ऐसा लिख सकते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स होता है, और जो स्ट्रिंग या रोप्स में एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो सकता है, रोप हो सकता है, वायर हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, ऐसे टर्म्स लिखे होंगे। तो इट एक्ट्स इन स्ट्रिंग, रोप, वायर, एंड इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। कितना मैग्नीट्यूड कैरी करता है और क्या डायरेक्शन होता है, उसको समझते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका फिक्स नहीं होता है, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। सो इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट। जो भी अरेंजमेंट होगा या फिर जो सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमको पता रहता है, तो कहीं भी लगेगा तो यही लगेगा। इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो ये फोर्स जो है कांस्टेंट फोर्स होता है, फिक्स्ड फोर्स होता है। बाकी आपने नॉर्मल रिएक्शन देखा, उसका भी मैग्नीट्यूड सिचुएशन डिसाइड करेगी, इसका भी मैग्नीट्यूड सिचुएशन डिसाइड करेगी। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करता है, एंड इज पुल एफर्ट, ये पुल एफर्ट होता है। सो स्ट्रिंग के अलोंग एक्ट करेगा, पुल नेचर को होगा, तो मतलब उस सरफेस से बाहर की तरफ लग रहा होगा। और इससे हम उसकी डायरेक्शन पता कर लेते हैं, और यहाँ से मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया मिल गया, और कहाँ पर एक्ट कर रहा होता है वो भी पता चल रहा है, कब एक्ट कर रहा होता है वो भी पता चल रहा है। अभी क्वेश्चन में इसको हम लोग हैंडल करेंगे तो सीखेंगे। अभी के लिए डायरेक्शन सीख लेते हैं। तो इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और भी बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि अपने को कुछ ऐसा पता है कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, ये, और ये स्ट्रिंग आपने यहाँ पे टाई कर रखी है, एक वॉल पे बांध रखा है, एंड देन आफ्टर व्हाट यू डू, यू अप्लाई अ फोर्स, दैट मीन्स समवन इज पुलिंग लाइक दिस, और ये जो फोर्स लगाया है वो एफ फोर्स लग रहा है। तो जब किसी स्ट्रिंग को टाई करके आप किसी दूसरे पॉइंट से फोर्स लगाओगे, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, उसी टेंशन को हम लोग पकड़ना चाहते हैं। आपने लिखा है, कैन वी से दैट लाइक नॉर्मल रिएक्शन देयर इज नो स्पेसिफिक फार्मूला ऑफ टेंशन। यस, नो स्पेसिफिक फार्मूला है, और अभी जो भी कुछ रिलेशन है फार्मूला का, वो हम यहाँ पे सीखने वाले भी हैं। तो ए पर ये टाई किया गया है, बी पर आपने फोर्स लगाया है, ए से बी लेंथ का आपका स्ट्रिंग है। जब कभी हम लोग स्ट्रिंग को रखेंगे, तो आइडियल स्ट्रिंग जो होगी उसके साथ कुछ एजम्पशन होंगे। सो आइडियल स्ट्रिंग,
कई बार वो इस आइडियल वर्ड नहीं भी यूज करेगा, तब भी अपने को आइडियल समझना है। सो आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस। ये बेसिकली अजम्पशन है। हम ये मान के चलेंगे जो हमारी स्ट्रिंग है उसका मास ऑलमोस्ट 0 है, तो वो मासलेस है। साथ ही साथ एंड वो इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस का मतलब हुआ उसके पास मास नहीं है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगेगा। दूसरा, इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मीनिंग हुआ कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। दैट मीन्स आप कितना भी फोर्स लगा लो, आप कितना भी फोर्स लगा लो, उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। जबकि रियल टाइम पे, रियल लाइफ में आप देखोगे कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ जाती है। बट हम ये मान के चलेंगे कि ये अजम्पशन है कि उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है। सो ये आइडियल स्ट्रिंग है। टेंशन की हम लोग बात कर रहे थे। जब आप इसको फोर्स लगाओगे ना, तो आप पाओगे कि इसके हर एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा होगा, हर एक पॉइंट पर। और आप जानते हो कि आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो कहीं ना कहीं से ब्रेक कर सकता है। कहाँ से ब्रेक करेगा? जहां पर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जहां से वीक पड़ जाएगा। क्यों वहां से ब्रेक हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स लग रहा था टेंशन का, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम हुई तो उस टेंशन फोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो फिर गिव अप कर देगा, तो ब्रेक हो जाएगा। कैसे समझते हैं हम कि कितना फोर्स कहाँ पर लग रहा है? जैसे कि हमको सपोज कर लीजिए सी पार्ट पे देखना कि क्या चल रहा है सी पार्ट पे। अपने पास फंडामेंटल आइडिया होगा कि सी पॉइंट से इसको कट करके इमेजिन करना है। तो अगर हम सी पॉइंट से इसको कट करते हैं और इमेजिन करते हैं, तो हमारे पास दो पोर्शन होंगे। या तो हम सी बी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ए सी को देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम सी बी वाले पार्ट को वॉच करते हैं, सी से बी वाला पार्ट। आपने देखा कि जब हम सी बी ड्रॉ करते हैं तो बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम एफ है। तो ये जो फोर्स है वो केवल बी पॉइंट पर लग रहा है, उसका सी से कोई खास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और ये आपका बी पॉइंट था और ये आपका सी पॉइंट था। हालांकि न्यूटन्स लॉ अभी हमको पढ़ना है, लेकिन आपको इतना तो आइडिया होता है कि इसको देख करके हम बता सकते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट चल रहा है या रेस्ट पर है। तो आप पाओगे जो स्ट्रिंग है वो रेस्ट पर है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पे टोटल फोर्स का 0 आना जरूरी है। टोटल फोर्स का 0 आना जरूरी है, क्योंकि एफ इक्वल टू एम भी होता है। तो अगर हमारा पूरा ए बी स्ट्रिंग नहीं चल रहा है तो ए सी भी नहीं चलना चाहिए, तो ए सी भी रेस्ट पे रहेगा। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब टोटल फोर्स का 0 आना जरूरी है। इन केस टोटल फोर्स हैज टू बी 0, दैट मीन्स सी पॉइंट पर एक फोर्स इधर लगना चाहिए। और ये जो फोर्स है वो सी पॉइंट पर लग रहा है, इस तरफ वाले सी वाले पॉइंट पर, स्ट्रिंग के बीच में लग रहा है। यानी स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से को फोर्स लगा रहा है, पुल कर रहा है। सो ए सी पोर्शन इज पुलिंग द सी बी पोर्शन। अब आप सी को कहीं भी बनाओ, सब जगह यही स्टोरी नजर आएगी। इसका मतलब है स्ट्रिंग टेंस्ड है, टेंशन है। इसी फोर्स को, जिस फोर्स से पुल कर रहा होता है, इसी को टेंशन कहते हैं। सो टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एट द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग वायर और दीस रोप्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टी की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी। यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि जो टी की वैल्यू है उसको एफ के बराबर होना पड़ेगा। दैट मीन्स टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग टू पुल इट व्हेन द स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग, व्हेन द स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग। तो ये रेस्ट कंडीशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एफ कौन सा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। अच्छा, ये टेंशन सी पॉइंट का है, लेट्स इसको टी सी बोलेंगे। अगर आपने एक डी पॉइंट यहाँ पर लिया होता है, डी पॉइंट, तो डी पॉइंट को कट करके देखते तो आपको इतना एफबीडी बनाना पड़ता। तो जब हम इतना एफबीडी बनाते तो उस केस में भी आप देखोगे कि यहाँ पर एक फोर्स आएगा, तो वो भी फोर्स किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो आप कहीं भी पॉइंट लोगे तो हर पॉइंट पर टेंशन आपको यही मिलेगा, एफ। सपोज करो कि हम ए पॉइंट पर देखना चाहते थे कि ए पॉइंट पर कितना टेंशन है। ए के लिए अपने को क्या करने का? पूरा ए पॉइंट तक का लेंथ कंसीडर करने का ये। और हमको पता है कि ए बी पोर्शन जो है वो मूव नहीं कर रहा है। सो ए कांटेक्ट है वॉल के साथ में, और बी हमारा फ्री है। और अपने को ये बताया जा रहा है कि बी पर एक फोर्स लगाया गया। अगर इस पे फोर्स लगाया गया तो इसको आगे जाना चाहिए।
बट हमको पता है कि ये नहीं जा रहा, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो दूसरा फोर्स कहाँ पर लग सकता है? इसके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो सब इंटरनल होते हैं। तो जैसे एसी पोर्शन इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो सीबी पोर्शन इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर के 0 हो गए, उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। तो फोर्सेस का कैटेगराइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। तो ये जो बाहर दिख रहा है ये एक्सटर्नल है, बाकी अंदर जितने भी सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ कि हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स लग रहा है, हर एक पॉइंट पर, और हर एक पॉइंट पर दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में इधर वाला, इस डायरेक्शन में इधर वाला, तो दोनों मिलाकर के 0 हो जा रहे हैं। So internal forces are inside and they are always in pair, equal and opposite, hence their sum is 0. इसलिए हम उसके बारे में बॉदर नहीं करते हैं। जब हमने इतना पोर्शन बनाया तो इसमें एक ही एक्सटर्नल लग रहा है, इसका मतलब है अगर एक ही लगता तो ये चलता, तो दूसरा एक एक्सटर्नल आना चाहिए सो दैट टोटल 0 हो जाए। वेक्टर में हम जानते हैं कि 0 करने के लिए इसका अपोजिट लाना पड़ेगा, और कहाँ ला सकते हैं? बी पे तो कोई लगा नहीं रहा है, यही एक ए पॉइंट बचा जहां पर लगना होगा, तो ए पॉइंट पर भी इधर एक फोर्स लगेगा, और वो इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ये टेंशन फोर्स है। फिर हम क्लेम करेंगे कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ के बराबर आएगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे। मेकिंग सेंस? फिर आप वॉल को देखो, अगर आपने वॉल को सेपरेटली देखा होता तो वॉल के साथ क्या हो रहा होता है? यू विल रियलाइज कि वॉल और ए कांटेक्ट पर थे। अब ये जो फोर्स ए पर लगा हुआ है टी का, वो किसने लगाया? वॉल ने लगाया, तो ये वॉल को भी रिवर्स में लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। और ये भी फोर्स किस नाम का जाना जाएगा? ये भी टी फोर्स होगा। तो जब दोनों को ज्वाइन करके देखोगे तो टी और टी इंटरनल फोर्स हो जाएगा, देखेगा नहीं। लेकिन अगर हम वॉल को देखेंगे तो वॉल को स्ट्रिंग पुल कर रहा है, और ए पॉइंट को वॉल पुल कर रहा है अपनी तरफ, और बी पॉइंट को एफ पुल कर रहा है बाहर की तरफ। तो टी की वैल्यू किसके बराबर है? एफ के बराबर है। कैसे पता चला कि इसको कहीं जाना नहीं चाहिए? अच्छा, वॉल पे फोर्स लग रहा है तो वॉल आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वॉल फिक्स्ड है, तो आपने उसको फिक्स कर रखा है, इसलिए आगे नहीं जा रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार, अगर आप वॉल पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रिंग को टाई करके पुल करते हो, और लेट्स से स्ट्रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ज्यादा फोर्स से पुल करते हो, तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होकर के आगे मूव कर जाती है। इसका मतलब है somebody is pulling the wall in the forward direction। तो कौन पुल कर रहा होता है? स्ट्रिंग पुल कर रही होती है। स्ट्रिंग को कौन पुल कर रहा होता है? पर्सन पुल कर रहा होता है। तो ये जो फोर्स है बेसिकली आप पर्सन से जाकर के स्ट्रिंग से होता हुआ वॉल तक गया है। तो आप ऐसे भी रियलाइज कर सकते हो कि फोर्स हैज प्रोपोगेटेड थ्रू दी स्ट्रिंग, और जहां पर स्ट्रिंग वीक हो जाएगी वहीं पर ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम अगर वॉल को देखेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, फोर्स दिखाएंगे। स्ट्रिंग का कौन सा पोर्शन देखते हैं उस तरह से हम फोर्स बनाएंगे। हमने क्या पढ़ना है? टेंशन। तो टेंशन जहां भी स्ट्रिंग को हम अलग कर रहे होंगे, डिटैच कर रहे होंगे, तो स्ट्रिंग के पैरेलल दिखाएंगे, अलोंग द स्ट्रिंग दिखाएंगे, और स्ट्रिंग को पुल होता हुआ दिखाएंगे। दैट मींस ये जो टेंशन है वो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है। सिमिलरली अगर वॉल पे दिखाना है तो कहां पर दिखाएंगे? जहां पर स्ट्रिंग अटैच थी। और कैसा दिखाएंगे? वॉल को पुल करता हुआ दिखाएंगे। और अब आप इनसे मैच करो। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, or it acts at the contact point. It is pull in nature and its magnitude depends on arrangement. F की वैल्यू बदलेंगे तो मैग्नीट्यूड टेंशन का बदलेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप रियलाइज करोगे तो आपको टेंशन विजुअलाइज होने लगेगा कि टेंशन एक पुलिंग इफर्ट है, और हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा, हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, और पुल के नेचर का लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंशन ऐसा नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे टेंशन ऐसा लग रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। स्ट्रिंग अगर आप ऊपर करोगे तब स्ट्रिंग की तरफ जाएगा, तो इट हैज टू बी अलोंग द स्ट्रिंग। मोर ओवर स्ट्रिंग में हम ऐसा नहीं दिखा सकते, वरना ऐसा लगेगा स्ट्रिंग को आप पुश कर रहे हो। पोल होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग होना चाहिए। 2 पॉइंट्स याद रखोगे, हम टेंशन किसी भी पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग का पॉइंट हो या स्ट्रिंग का कनेक्टिंग पॉइंट हो या कहीं भी हो। नोट करो इनको और विजुलाइज करो, तब तक मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। आपने लिखा है टेंशन इज स्केलर। नो, टेंशन इज अ फोर्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट फोर्सेस। तो जस्ट लाइक वेट, टेंशन भी एक फोर्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन के बारे में बात की है, इट एक्ट्स अलोंग। और हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? टेंशन की डायरेक्शन। टेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ फोर्स, और इसका यूनिट है न्यूटन।
क्योंकि ये फोर्स है, बस नाम अलग है, क्योंकि वो स्ट्रिंग में लग रहा है इसलिए उसका नाम टेंशन दिया गया है। बेसिकली ये फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। It's a vector quantity, it's a force, and it is having unit of Newton. So string has transferred the force effort. Yes. So आप ऐसे भी समझ सकते हो, string is a medium. By that medium, we can transmit the force. We can transmit the effort. Yes, you can do. You can say so. आपने लिखा means the string is pulling the wall and also the wall is pulling the string. Yes, that's the point. सो अभी न्यूटन का जो थर्ड लॉ आप जानते हो या पढ़ोगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर स्ट्रिंग ने वॉल को पुल किया तो वॉल भी स्ट्रिंग को पुल करता है। जिस फोर्स से स्ट्रिंग ने वॉल को पुल किया, उसी फोर्स से वॉल भी स्ट्रिंग को पुल करता है। तुमको ये देखना है कि किसको फोकस करना है। अगर हमको स्ट्रिंग को फोकस करना है तो स्ट्रिंग पर हम फोर्स लगाएंगे, बाहर वाले एक्सटर्नल फोर्सेस। और अगर हमें वॉल को फोकस करना है तो वॉल पर फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो किसको फोकस करना है ये भी हमारा एक कंसर्न एरिया रहेगा। क्वेश्चन बताएगा किसको फोकस करना है, उसके हिसाब से फोकस करेंगे। बट हमको ये जानना जरूरी है कि किसी को भी फोकस करें तो फोर्स कैसे दिखाएंगे, वो समझ में आएगा तो काम बनता है। यस, प्रीवियस स्लाइड इज हियर। यू कैन राइट दिस 3 पॉइंट्स प्रॉपर्ली, ट्राई टू थिंक कि क्या बोला गया है, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उससे रिलेट करो। धीरे धीरे आप विजुलाइज करना स्टार्ट करोगे, इसलिए मैं बहुत स्लो मूव कर रहा हूँ। और एक बार आप फोर्स को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो आप पाओगे कि लाइफ आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और पहले एक एग्जांपल करते हैं, फिर किसी तीसरे फोर्स पे जाएंगे। अभी हम लोग काफी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले न्यूटन्स लॉ को हमको एक बार लिखना पड़ेगा, एफ इक्वल टू एम ए को डिटेल में, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो एक टेक्निक होती है जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उसको हम बाद में लिख देंगे। आप जिसका पोर्शन बोला जाए उसको पोर्शन को अलग से ड्रॉ करो और उस पे सारे फोर्सेस को दिखाओ, बस उसी को बोलते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करके डायग्राम बनाना। तो लेट्स से एग्जांपल में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि अपने पास एक सिचुएशन मैंने आपको दे रखी है, मे बी लाइक दिस, कि अपने पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को एक स्ट्रिंग के साथ टाई करके ऐसा सीलिंग से अटैच किया हुआ है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है और इसका आंसर आप लोग अब में से सभी देख करके दे देंगे। बट अपने को आंसर से ज्यादा ये रियलाइज करना है कि जो हम लोग सीख रहे हैं क्या उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आपसे ऐसा बोलेगा कि ये ब्लॉक जो है वो एम मास का है, so ऐसा बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 4 kg is hanging using a string as shown in the figure. कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बट अपने को रियलाइज करना है कि ये किस तरह से वर्क चल रहा है और कौन कौन से फोर्सेस क्या लग रहे हैं। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम इस ब्लॉक को सेपरेटली देखते हैं, तो क्या ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप ड्रॉ कर सकते हो? ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस, सो ड्रॉ फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। बहुत सिंपल थिंग पिक किया हुआ है। तो आप ये आइडेंटिफाई करके मेरे को बताओ कि ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। Can you name those forces? Simply you can name them, right? Then after I can draw them and then you can note whether they are correctly drawn or not. क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि कौन कौन से फोर्स आपको ड्रॉ करने हैं, अपने को कई चीजें देखनी पड़ती हैं। टेंशन एंड ग्रेविटी ऐसा आपका कहना है।
गुड। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा ना, ये सभी को दिख रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसी सरफेस से कांटेक्ट लगाने पर आता है। गुड। इजीएस्ट है, आई कैन एग्री, बहुत इजीएस्ट है, बट अगर आप ये रियलाइज करोगे तो इसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे, और अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे तो उनको भी हम बता देंगे। अभी तो हमारे पास दो फोर्सेस है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दोज हु आर फर्स्ट टाइमर्स? देखो, अपने को ये देखना होता है कि हमको ब्लॉक को ड्रॉ करना, क्योंकि उसने हमारा सिस्टम क्या बोला है, सिस्टम बोला है ब्लॉक। तो ब्लॉक पर फोकस करेंगे दुनिया में, बाकी क्या चल रहा है हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। अब ब्लॉक को आपको देखना है कि क्या ये ब्लॉक किसी के कांटेक्ट पर है। जैसे ही आप ये सोचोगे क्या ये ब्लॉक किसी के कांटेक्ट पर है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि स्ट्रिंग के कांटेक्ट पर है। तो स्ट्रिंग इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक एम। ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग थी तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगता है तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगेगा, यानी वर्टिकल लगेगा। फिर पुलिंग होता है तो ये ब्लॉक को पुल कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो ये लगेगा। सो दिस विल बी द टेंशन फोर्स। तो कांटेक्ट में केवल एक ही कांटेक्ट नजर आया और काम हो गया। फिर नॉन कांटेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो नॉन कांटेक्ट में हम लोग जानते हैं ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो, ये सारे कुछ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं लगाएंगे। और ग्रेविटी एक ऐसा होता है कि सारा कुछ अर्थ पे हो रहा होता है, बोले ना बोले तो अर्थ तुमको कहीं ना कहीं अर्थ तो होगा ही। तो दूसरा अपनी तरफ से हमको लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, और वो यहाँ पर लगाएंगे, वो टूवर्ड्स द अर्थ होगा। डेफिनेट सी बात है कि अर्थ नीचे रहा होगा। सो ये दोनों फोर्स हम ड्रॉ कर देंगे, और अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया तो ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस हमको पता चल गए। एक बार ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस पता चल गए तो इसका मतलब हमने हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली। और कोई भी क्वेश्चन आएगा एनएलएम या डायनेमिक्स से रिलेटेड, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, लगाना, और उनको फिर इसके बाद सॉल्व करना। यहाँ पर मैंने केवल स्ट्रिंग दिया था तो एक ही फोर्स था और एक नॉन कांटेक्ट था, दोनों से काम हो गया। अब ड्रॉ करने वाला काम हमारा हो गया, चलेगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना है तो mg की वैल्यू है, mg की वैल्यू मास आपको 4 दिया गया, जी आप 10 ले लो तो अपना कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा। सिंस ये हैंग कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, F इक्वल टू ma लगाओगे तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप पाओगे कि मास तो एक्सेलरेशन तो इसका 0 है, ये दिख रहा है, तो नेट फोर्स भी 0 आना चाहिए। और आपको ये पता है कि नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, T माइनस एम जी। तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने F इक्वल टू एम ए यूज कर लिया है, जो कि सिंपल सा लॉ है, न्यूटन का है, इसको हम लोग अभी लिखेंगे बाद में भी। तो T की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एम जी आ रही है। इसका मतलब टेंशन कितना आना चाहिए, टेंशन की वैल्यू भी 40 न्यूटन आनी चाहिए। आप देखो टेंशन इस बात पे डिपेंड करेगा वेट कितना है। अगर आपने 50 केजी लगाओगे तो 500 न्यूटन हो जाएगा, अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा। तो टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, टेंशन सिचुएशन से निकल करके आता है। और mg का फॉर्मूला होता है, mg सिचुएशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो दोनों फोर्सेस में जो डिफरेंस है वो रियलाइज करना है, और कौन कहां पर कैसे लगता है वो अपने को समझना है। और एक छोटा सा एग्जांपल है न्यूटन्स लॉज का, वो अगर आपसे होता है विद अंडर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो इसी अंडरस्टैंडिंग को हम आगे यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, तो आप जानते हो यही टेंशन टी स्ट्रिंग का होगा। और कहाँ पर होगा, यहाँ पर। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा इसके हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन रहता है। तो अगर आपसे बोलता है टॉप पॉइंट पर कितना टेंशन है, वही रहेगा, तो हर एक पॉइंट का टेंशन कितना रहेगा, टी रहेगा। तो आइडियल स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन सेम रहता है। इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बैक साइड जा करके इस पॉइंट को भी हाईलाइट करके लिखेंगे कि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट का टेंशन बराबर होता है जब तक स्ट्रिंग हमारी मासलेस होती है और आइडियल होती है। तो आपसे मिड पॉइंट का बोलेगा तब भी वही बोलेंगे, बॉटम का, टॉप का और अदर एनी अदर पॉइंट, हर पॉइंट का टेंशन बराबर होगा। आपने लिखा फ्री बॉडी डायग्राम, अप्रोक्स 40 न्यूटन ऑफ टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स कैंसल्स आउट टू 40 न्यूटन वेट ग्रेविटेशनल represented by the arrows respective direction which appears to the object center of mass both. Yes, so ऐसा बोल सकते हैं। और आप जो नए नए टर्म यूज कर रहे हो वो हम धीरे धीरे उनको भी डिटेल में समझ लेंगे। सो अभी हमारा टेंशन, वेट और उनके लोकेशन, डायरेक्शन, और फिर एक छोटा सा फॉर्मूला, उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सो स्ट्रिंग के केस में ये लिखा गया था, इसी से रिलेटेड और पॉइंट
आइडियल स्ट्रिंग के लिए टेंशन इज इक्वल at all points of a string। वो कैसे प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ भी किया है कि सी को हम कहीं भी लेंगे, हर एक कंडीशन में टी और एफ बराबर आएंगे। इसका मतलब हर एक पॉइंट का टी जो है वो एफ के बराबर होगा, और एफ एक नंबर है, इसका मतलब सभी के पॉइंट का टी सेम नंबर के बराबर आ रहे हैं, तो बराबर होते हैं। और ये तभी होगा जब स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, आइडियल है। अगर मास का होगा तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी तक अपने को क्या पता चला, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, और ये स्ट्रिंग रोप वायर्स में एक्ट करता है, कांटेक्ट पर एक्ट करता है, अलोंग दिस स्ट्रिंग एक्ट करता है, पुल कर रहा होता है, और वेट उसकी मैग्नीट्यूड को हम अरेंजमेंट से पता करते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया है आप लोग उसमें से आपको कई लोगों को मिसकंसेप्शंस होंगे, तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे, तो फ्यूचर में इशू नहीं रहेगा। बस एक और क्वेश्चन हम स्ट्रिंग के टेंशन को लेकर के पढ़ते हैं, फिर दूसरे फोर्स पर आएंगे। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और F इक्वल टू एम ए लगा लेंगे अब हम लोग, क्योंकि हम F इक्वल टू एम ए सभी लोग जानते हैं, तो वो बिग डील नहीं है, उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स हमारे पास एक ये ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है, तो दो ब्लॉक ले ले रहे हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स को स्ट्रिंग से टाई किया गया है, और नथिंग इज मूविंग। अभी हम F इक्वल टू एम ए में एफ ए को 0 रख रहे हैं, बाद में हम इसको एक्सेलरेट भी करा देंगे। और लेट से ये सीलिंग है, अगर अब आपने सही फोर्सेस लगाए तो मेरे को ये जरूर पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर समझ रहे हो, या फिर करेक्शन करना होगा तो वो भी हम लोग करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि जनरली कई बच्चों को देखा है कि उसको गलत इनिशियली पकड़ते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास M1 है, और ये हमारे लिए 2 kg का है, और ये हमारे लिए M2 है, ये 3 kg का है। दो मासेस को, ब्लॉक्स को हैंग किया गया, सारा कुछ रेस्ट पर है, सीलिंग मतलब ये फिक्स्ड है, और दो स्ट्रिंग है, एक ऊपर वाला स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 है, एक दूसरे वाला स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 है। इसके टेंशन को हम T1 नाम से बोलेंगे कि इसके हर एक पॉइंट का टेंशन सेम होगा, लेकिन ये दूसरा स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन अलग हो सकता है, इसलिए इसको T2 बोलेंगे। हमारा कंसर्न ये है कि ड्रॉ फोर्सेस, पहला पार्ट ऑन ब्लॉक M1। तो आपको ये बताना है कि M1 ब्लॉक पर लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस होंगे। सिंपली नाम दोगे तो चलेगा। What are the forces acting on M1 block? और फिर मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, देन यू कैन वेरीफाई कि सेम डायरेक्शन बनाया है नहीं। तो हम M1 को ड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपकी कॉपी नहीं देख सकता हूँ, तो इसलिए आप हमको बताएंगे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, उतना सफिशिएंट होगा। वैल्यूज अपने को नहीं चाहिए अभी, अभी सिंपली ये चाहिए व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस। टेंशन और ग्रेविटी होगा तो कितने टेंशन्स लग रहे होंगे, कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा होगा, कितना लग रहा होगा, थोड़ा सा डिटेल में। ग्रेविटेशन और टेंशन ही लग रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ कि M1 पर जो लगने वाला फोर्स है उसमें ओके, टेंशन और ग्रेविटी आप बोल रहे हो अभी, चलेगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं दो फिगर्स बनाता हूँ, ये मैं कुछ फोर्सेस बनाता हूँ, आपको बताना है कि उनमें कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं इसमें, ठीक है, ताकि मैं आपके क्रक्स पॉइंट तक पहुंच सकूं, जो आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं, पॉसिबल मिस्टेक्स। इस पे लगने वाले फोर्सेस पे मैं नाम दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आपको उनको बताना है। जैसे कि क्या इस पे T1 लगेगा, क्या इसमें M1G लगेगा, क्या इस पे T2 लगेगा, क्या इसमें M2G लगेगा। ये चार ऑप्शन है, आपको इन चार ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट है, आपको बताना कौन कौन से ऑप्शंस वाले फोर्स इस पे एक्ट कर रहे होंगे। एक T1 है, एक M1G है, एक T2 है, एक M2G है, A B C D। सो
whether the forces will be acting only A या फिर AB या फिर ABC या फिर ABCD या फिर BCD या फिर CD और whatever। हाँ, तो इस तरह से हमको समझ में आएगा। आपने बोला ABC, ABC, ABD, ABC, ओके, ABCD। देखो आपके आंसर्स अलग अलग आना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग ABCD बोल रहे हैं, कुछ लोग ABD बोल रहे हैं, कुछ लोग ABC बोल रहे हैं। बस यही यही जो इशू था, इसी को क्लियर करना चाह रहा था। एक आंसर AB भी आया हुआ है। एटलीस्ट आप ये रियलाइज कर सकते हो कि आप सभी लोग एक ही आंसर नहीं बता रहे हो, तो कुछ लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है। और ये जो इशू है वो अगर आगे बढ़ गया तो फिर आगे आप सारा कुछ गड़बड़ कर जाओगे। उस चीज को अवॉइड करना अपने को। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि एग्जैक्टली कहाँ पर इशू जा रहा है। जब आप ग्रेविटी और टेंशन बोल रहे थे तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कौन सा ग्रेविटी कौन सा टेंशन। अब क्लियर हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ, इसी पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। बहुत छोटा सा पॉइंट है और अभी आपको समझना है, फ्यूचर में उसको वही यूज करना जो बताया जाए। और अगर आपका पुराना कोई सेंस चल रहा है तो उसको साइड में रखना है। देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की, हमने को M1 को ड्रॉ करना है। अगर हमको M1 को ड्रॉ करना है तो M1 ही हमारा सिस्टम है। इसको हम सिस्टम बोलते हैं आगे, और सिस्टम को डिफाइन भी कर देंगे। तो हमको ये देखना है कि M1 के साथ में कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स है, कौन कौन से नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो पहला अपना काम होता है कि M1 को देखना है कि M1 के टच में कौन है, कांटेक्ट में कौन है। तो क्या ये स्ट्रिंग ऊपर वाला टच में है? यस। तो क्या ये पुल कर रहा होगा? यस। तो क्या इसकी वजह से एक ऊपर फोर्स जाएगा? यस। क्या उसका नाम T1 होगा? सभी ने इसको काउंट किया है, अच्छी बात है। सो दैट्स अ गुड लर्निंग, बट वी नीड टू डू कंप्लीट लर्निंग एज वेल along with the good learning। ओके, फिर इसके बाद आप देखो कि इसके बाद कोई और टच में है। यस, स्ट्रिंग 2 टच में है। तो स्ट्रिंग 2 अपना अलोंग द स्ट्रिंग पुलिंग एफर्ट लगाएगी, तो वो नीचे की तरफ लगाएगी, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग जाना है और पुल करता हुआ दिखाना है। तो पुल करता हुआ इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, तो इसके लिए मैंने हाईलाइट किया, आपको पुल करता हुआ ये दिखाना है। फिर इसके बाद इससे कांटेक्ट वाली सारी स्टोरी खत्म हो गई, अच्छी बात है। अब आप देखोगे कि इसके नॉन कांटेक्ट में होकर के कोई फोर्स लगा रहा है क्या? तो नॉन कांटेक्ट में होकर के जो फोर्स देखना है आपको, वो केवल ग्रेविटी ऑफ अर्थ देखना है। सो नॉन कांटेक्ट में एज ऑफ नाउ आपको केवल और केवल ग्रेविटी ऑफ अर्थ देखना है। आपको ऐसा ख्याल आएगा या आ सकता है कि M2 भी है, M2 भी इसको पुल कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। तो हम आपको बता देते हैं कि इन दोनों के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। तो हम ग्रेविटेशन केवल और केवल अर्थ का देखते हैं, बाकी किसी का नहीं देखते हैं। तो इसके साथ जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा वो इसका वेट होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर जो लग रहा वो होगा। दैट मीन्स व्हाट? mg वाला फोर्स। कौन सा mg? और वो mg का मतलब इसका खुद का मास इंटू जी, खुद का मास इंटू जी। तो ये नॉन कांटेक्ट हो गया, ये दो कांटेक्ट हो गए। इसके अलावा हम किसी और फोर्स को नहीं लगाते हैं, किसी और फोर्स को नहीं लगाते हैं। इसका मतलब है इस M2 का इसके फोर्सेस में कोई भी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है। आंसर से इंपॉर्टेंट हमारा ये कि क्या आपने यही समझा और यही ड्रॉ किया। अगर इसमें आपने M2G दिखा दिया है, बिलीव मी कि आपने प्रॉपर नहीं किया है, दैट इज रॉन्ग। और या फिर इनमें से कोई एक मिस किया है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो हम आंसर में क्या देंगे? A, B and C, these are the forces that are going to act on M1। अभी हम लोग M1 की बात कर रहे हैं। आप लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो ना, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ो, मैं आगे भी पढ़ता हूँ, लेकिन फर्स्ट को समझना है कि क्या हमारा M1 समझ में आता है। अब हम आपसे दूसरा बात करते हैं, ऑन ब्लॉक M2। आपको इन्हीं में से ऑप्शन देना है, ABCD में से। अगर हम लोग M2 ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करते हैं फोर्सेस को, सो कैन यू आंसर which of these forces out of ABCD will be acting on M2?
पहले हाँ, क्वेश्चन का आंसर आप दो, अगर वो सही देना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। बाकी आंसर कई बार करेक्ट हो जाते हैं कोइंसिडेंटली, कई बार गलत भी हो जाएंगे, और कंपटीशन में वो आपसे गलती जरूर करवाएगा। सो ए बी सी डी में से अगर हम M2 को वॉच करते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस आप विजुलाइज करोगे? कुछ लोगों ने सी डी बताया है, और बाकी लोग भी इसको बता सकते हैं प्रॉपरली। जब हम M2 को वॉच करेंगे, M2 को, तो हम बोलेंगे कि ठीक है हम लोग M2 को वॉच कर रहे हैं। फिर आप वही लैंग्वेज को फॉलो करोगे कि M2 पर लगने वाले फोर्सेस चाहिए अपने को। आइदर कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में देखना पड़ेगा किसके कांटेक्ट पर है, नॉन कांटेक्ट में केवल अर्थ का ग्रेविटी। तो अर्थ का ग्रेविटी हम पहले लगा देंगे क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट है। कांटेक्ट में M2 किसके साथ कनेक्टेड है? T2 वाली स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें T2 का फोर्स लगेगा। मैंने काफी टाइम दे दिया है और इसको मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि आप में से कई लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, अब वो क्लैरिटी आ जाएगी। M2 पर केवल दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, एक T2 और दूसरा M2G, दैट मींस C ऑप्शन एंड D ऑप्शन। T1 is far apart from T1 is not in contact with M2, so T1 स्ट्रिंग, एक दूर वाली स्ट्रिंग किसी अनकनेक्टेड पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा सकता है ना? तो T1 will not apply any force on this। ये M1 उससे कांटेक्ट पे नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। M2 पर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो ये फोर्स लगा सकती है और अर्थ लगा सकता है 10 टन। बहुत सिंपल बात है, और इसी को अपने को विजुलाइज करना है। अगर आप ये समझते हो, इसको फॉलो करते हो, तो चीजें आगे बहुत आसान जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फाइनली C&D। ABCD नहीं होगा, ABD नहीं होगा, C&D होगा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो, और आगे चल करके हम इतने डिटेल में नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है, और आपको मैं केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा। आपको वो समझना होगा, साथ ही साथ जब आप ट्राई करोगे तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, वरना आपका जो अभी तक का पुराना सेंस है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप गलत आंसर निकालोगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। सो अभी मैंने केवल दो ब्लॉक लिए, हम n नंबर ऑफ ब्लॉक ले सकते हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस दिखा सकते हैं, और आप पाओगे कि उनके अलग अलग इश्यूज बन सकते हैं। इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल विल, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन आप देखा करो, आप लोग क्या करते हो ना, आपका जो नॉलेज होता है वो बताते हो, आपको नॉलेज नहीं बताना होता, आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा? ड्रॉ फोर्सेस, तो आपको केवल फोर्सेस ड्रॉ करने थे, दैट्स डन। आपसे जितना पूछा गया आप केवल उतने बात करो। हाँ, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, और जो आपका क्वेश्चन है क्या T2 की वैल्यू M2G होगी या नहीं होगी, उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। पहला आंसर करेक्ट आंसर, फिर आगे एक्स्ट्रा आंसर। अच्छा, अगर हमको अब सॉल्व करना हो, सिंस हमको पता है कि नथिंग इज मूविंग, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इस पर टोटल फोर्स जीरो होने का, इस पर टोटल फोर्स जीरो होने का, क्योंकि कोई नहीं मूव कर रहा है। तो लेट से इस पर टोटल फोर्स जीरो करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे F नेट, नेट फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास? T2 माइनस M2G। ऐसे अगर आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे आपसे गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि हमने नेट फोर्स निकाला। फिर हम बोलेंगे नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, M2 का मास इनटू एक्सेलरेशन, पर हमको पता है कि ये चल नहीं रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि T2 की वैल्यू कितनी है, M2G है। एक बार अपने को बेसिक समझ में आता है, फिर आप जंप करो, स्टेप्स चलता है। यस, इस केस में T2 की वैल्यू M2G के बराबर है। व्हाट अबाउट दिस केस? इस केस पर जब आप आओगे तो आप बोलोगे यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर्स हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम टोटल फोर्स ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे T1 ऊपर है, T2 नीचे है, M1G नीचे है, दिस मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A, या फिर A1, ये A2 रहा होगा। A1 A2 सारे एक्सेलरेशन जीरो है, नथिंग इज मूविंग। तो अपने को क्या पता चला? अपने को ये पता चला कि जो T1 की वैल्यू है वो T2 प्लस M1G के बराबर है। आप ऐसा बोल सकते हो ये टेंशन इन फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल बोल सकते हो, और ये टेंशन इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसके बाद आप चाहो तो T2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, फिर सॉल्व कर लो, फिर एक अलग कहानी है। थोड़ी देर बाद हो सकता है हम में से किसी को रियलाइज करे कि सर ये तो मैं पहले ही बोल रहा था T1 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G।
बिल्कुल बोल रहे थे। लेकिन क्या है ना कि हमने जो बोला कि M1 को ड्रॉ करना, तो मतलब M1 को ड्रॉ करना है। फिर हमको M2 और M3 और दुनिया में जो भी चल रहा है उससे उससे डिटैच रहना है। उसका कॉन्टेक्ट, उसकी सिचुएशन को पढ़ना है, और तभी हम किसी भी पोर्शन को सॉल्व कर पाएंगे प्रॉपर्ली। हम ऐसा भी कर सकते थे, हम आपसे बोल सकते थे कि M1 और M2 को एक साथ ड्रॉ करो। तो जब हम एक साथ ड्रॉ करते तो आप देखोगे कि जो अंदर वाले फोर्सेस हैं, ये T2 वो इंटरनल हो जाएगा, फिर T2 हमारे काम का नहीं रहेगा। फिर केवल हम T1 दिखाएंगे और टोटल वेट दिखाएंगे। तो किस पर फोर्स ड्रॉ करना है ये मैटर करता है। अगर हमने M1 को बोला है तो M1 पे जाएंगे, M2 को बोला है तो M2 पे जाएंगे, दोनों को एक साथ ड्रॉ करेंगे तो T2 दिखेगा नहीं, T1 ऊपर लग रहा होगा, M1G नीचे लग रहा होगा, M2G नीचे लग रहा होगा, तो T1 की वैल्यू M1 प्लस M2G के बराबर आ जाएगी, और वो इन्हीं से भी, इनसे भी आ जाएगी जब T2 को यहाँ पे रखोगे। सो हम पार्ट्स पे भी सॉल्व कर सकते हैं, फुल में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप रेज कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम 3 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, एन ब्लॉक्स और कई तरह की स्ट्रिंग्स लगा कर कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग देखना है, टेंशन देखना है, ग्रेविटेशन देखना है, और जो भी फोर्सेस है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट देख करके जिसके बारे में बोला जा रहा हो केवल उसी को फोकस करके सॉल्व करना है। आपने लिखा बट T1 इज आल्सो इनडायरेक्टली पुलिंग द ब्लॉक। हाँ बिल्कुल इनडायरेक्टली, बट वी ड्रॉ द डायरेक्ट फोर्सेस, नॉट इनडायरेक्ट फोर्सेस। तो इस पर भी T1, इस पे T1 नहीं दिखाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली क्या चल रहा है मैटर नहीं करता है, बीडी पे जो डायरेक्ट लग रहा है कांटेक्ट पर या नॉन कांटेक्ट पर, उनको देखना होता है। तभी इतना टाइम दे रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आप में से कई लोगों को पुराना कुछ कंसेप्शंस होंगे या प्रॉपर नहीं होगा, तो उसको करेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, और इसको आप रियलाइज रखिए, आपने कुछ और भी लिखा, बट देन in question 1 we can say all four forces act indirectly as T2 equivalent. All four forces act indirectly as T2 is equal to minus M2. Question 1, I don't know what you are trying to say. Again, I said you need to, when I said draw the forces, that means you need to draw the contact and non-contact. Non-contact में gravity, contact में जो उसके contact पर हो केवल उसी का, किसी और का accepted नहीं होता है, that is wrong, or that will be wrong. T1 is non-contact force. अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि T1 इस, अच्छा ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने बोला T1 इसके साथ नॉन कॉन्टेक्ट में लगाएगा। नॉन कांटेक्ट, अब आप ये देखो कि एक स्ट्रिंग कहीं दूर लगी हुई है, क्या दूसरे ब्लॉक को वो पुल कर सकती है? नहीं कर सकती है। नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग, अगर ये ब्लॉक ना भी हो, बीच में कुछ ना कनेक्टेड हो, तब भी ये स्ट्रिंग इसको पुल कर रही हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नॉन कांटेक्ट का मतलब जैसे अर्थ का नॉन कांटेक्ट, अर्थ के साथ आप अर्थ से हवा में भी होते हो तब भी वो पुल कर लेता है। स्ट्रिंग किसी चीज को दूर से पुल नहीं करता है, स्ट्रिंग हमेशा किसी चीज को टाई करके पुल करता है। तो जब तक वो वो स्ट्रिंग उसी को पुल कर रहा होगा जिसको, जिससे वो टाइड होगा, बाकी चीज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, कैसे गया होगा मैं बताता। T1 ने इसको कुछ दिया होगा, उसकी वजह से T2 पर कुछ असर पड़ा होगा, फिर T2 जो है ना, T2 T1 का ख्याल रख रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम T1 को मिस कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि जो T2 है, T2 इज टेकिंग केयर ऑफ T1। तो T1 का जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो T2 के थ्रू आ गया है, तो T1 को डायरेक्टली नहीं लगाने का। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत बेसिक है, और इसको आप पहले एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप करो, और उसके बाद फिर अपने जो पुराने थॉट्स हैं उसको अरेंज करो, रीअरेंज करो। क्योंकि अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, और चीजों को जितने स्मूथली और जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना आप फास्ट जा सकते हो। हाँ, डाउट्स आएंगे तो उनको जरूर देखेंगे। कांट दे फॉर्म अ सिस्टम? यस, सिस्टम कैन बी ऑफ एनीथिंग। तो मैंने आपको सिस्टम पहले क्लियरली बोला है। पहला सिस्टम किसको बोला है? M1 को। तो M1 को बोला गया तो आप M1 पे काम करोगे। M2 बोला गया तो केवल M2 पे काम करोगे। M1 M2 बोला जाएगा तो फिर दोनों को बना करके काम करोगे। आप सीलिंग को भी ले लोगे तो सबको मिला करके काम करोगे। आप पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान सकते हो तो यूनिवर्स को सिस्टम मान सकते हो। वो आपको बताएगा ना किस पे काम करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस पे करना है, M1 कब ड्रॉ करना है, M2 कब ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से। So objects connected by string aren't considered one single object.
वेल नो, आपको जो बताएगा अगेन द सेम इशू. आई एम आस्किंग फॉर M1 and if you are writing for M2, that's wrong. If I'm asking for M2 and you are writing for M1, that's wrong. So what is being asked? Focus on that. अंडरस्टूड हो गया तो अच्छी बात है. एक और आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा है. सो इनडायरेक्ट फोर्स ऑफ T1 इज इंक्लूडेड इन T2. यस, दैट्स परफेक्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर लगने वाले फोर्स जो है ना, वो बाहर के जितने भी इनडायरेक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. और आप देखो इक्वेशन से भी आपको जस्टिफाई हो रहा होगा. T2 की वैल्यू आप यहाँ पे रखो तो T2 का काम T1 पे चला गया, और या फिर जो भी T1 का इन्फ्लुएंस होगा वो T2 देख रहा है ना यहाँ पर, और फिर T2 यहाँ पर आ रहा है. सो इट्स अ सिंपल, कीप इट सिंपलर. और सो अभी क्या समझना है? जो कांटेक्ट पर उनको दिखाना है, नॉन कांटेक्ट के नाम पर केवल एक ग्रेविटी दिखाना है. सो ग्रेविटी को छोड़ करके बाकी जो कांटेक्ट लग रहे हैं उनको दिखाना है. अंडरस्टूड? द वैल्यू ऑफ T1 रिफ्लेक्ट्स इन M. हाँ, सो वो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अच्छी बात है. एक और मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, क्योंकि इतना सारा डिस्कशन किया है तो अगर थोड़ा भी इरेगुलरिटी रह गई है तो उसको आप इसमें कवर अप करोगे, अगर आपने ध्यान से सुना और समझने की इंटेंशन रखी है तो. इंटेंशन आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क, राइट? सो लेट्स से कि एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एंड वी आर हैविंग a string which are massless. एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर. तभी आपको समझ में आ रहा होगा कि I am not bothering about the numerical answers as of now. I am bothering about whether you are able to write the right forces. तो अगर आप फोर्सेस ही गलत करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप न्यूमेरिकल आंसर गलत कर जाओगे. So this is M1, let's say this is M2, let's say this is M3. न्यूमेरिकल आंसर हमारा तभी करेक्ट आएगा जब हम फोर्सेस प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाएंगे. लेट्स से इसका टेंशन T1 है, इसका टेंशन T2 है, इसका टेंशन T3 है, और हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है ड्रॉ फोर्सेस ऑन M2. तो किस पे फोकस करना वो मैंने आपको बता दिया है, और हम M2 को यहाँ पे बता रहे हैं. आपको बताना है कि इस पे कौन कौन से फोर्स लगाने होंगे. ऑप्शन के नाम पर क्या होंगे? T1, M1G, T2, M2G, T3, M3G. तो इन ऑप्शन में से कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे M2 पर? सो हमारे पास फोर्सेस हैं 5, 3 टेंशंस, 6 रादर, 3 tensions, 3 gravitational, T1, T2, T3, M1, M2, M3G. What are the forces that has to be applied on this FBD or this block, M2 block? So क्या आपको ये समझ में आया है कि हम M2 को देखेंगे, M2 पर अपना ग्रेविटेशनल लगेगा तो ग्रेविटेशन के नाम पर M2G आएगा, नॉन कांटेक्ट. इसके बाद M2 का कांटेक्ट T2 के साथ है, T2 इसको ऊपर पुल करेगा, इसका T3 के साथ है, T3 डाउन साइड पुल करेगा. और अगर आपने इतना बना दिया, परफेक्टली करेक्ट हो गया, परफेक्टली करेक्ट हो गया. इसके अलावा अपने को कुछ और करने की जरूरत नहीं है. तो अपने को T2 दिखाना है, T3 दिखाना है, M2G दिखाना है, T2 अप साइड, T3 डाउन साइड, और M2G डाउन साइड. ओके, इट्स गुड दैट यू आइडेंटिफाइड कि क्या चल रहा है, और आपसे होने वाली बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो अवॉइड हो गई है, अगर आप में से किसी से होती, और ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों से होती. और अगर आपसे पहले नहीं हो रही थी तो आपको ये कॉन्सेप्ट फ्रीज कर लेना है कि we look the thing that is to be asked, and we see the contacts and we see the non-contact, that's done. Non-contact में केवल ग्रेविटी. इसको T1 नहीं दिखाना है, इसको M1G नहीं दिखाना है, M3G नहीं दिखाना है, केवल ये 3 दिखाने हैं. आप बाकी आप सभी को ड्रॉ कर सकते हो, लाइक M1 को ड्रॉ कर सकते हो, M2 को ड्रॉ कर सकते हो, M3 को ड्रॉ कर सकते हो, सभी ड्रॉ कर सकते हो, फिर सभी को इंडिविजुअली हम लोग कैच कर सकते हैं. ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अपने पास कम टाइम बचा है. आई प्लान कि आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी कैच कर लेंगे. सो स्ट्रिंग तक ही रह गया. स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बिकॉज वी हैव सम फ्यू मिनट लेफ्ट.
इसके बाकी एबीडीज में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यू कैन चेक एंड करेक्ट देन। नेक्स्ट फोर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सेकंड फोर्स था, प्रोबेबली थर्ड रहा होगा, कुछ नाम दिया था, टेंशन। ओके, नाम नहीं दे रहे हैं तो इसलिए इस तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्स जिसको हमको सीखना है वो स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीखना है। सो अभी तक आपने कौन कौन से फोर्स लर्न कर लिए, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो आपको ये पता चल गया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, क्या मैग्नीट्यूड कैरी करता है। तो आपको पता मैग्नीट्यूड वो सिचुएशन से आता है, फिर टेंशन के बारे में पता चला, फिर ग्रेविटेशन के बारे में पता चला। 3 फोर्सेस। आप देखोगे ना एनएलएम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ ही फोर्सेस है जो बार बार आते हैं, जैसे ग्रेविटेशन लगेगा, टेंशन लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है इन फोर्सेस पर ओरिएंटेड है मैकेनिक्स में, जितना अपने को भी नीड है। सो अगर हम इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस नहीं जानते हैं, इस तो हम स्टार्ट ही गलत करेंगे। जब फोर्स नहीं जानते हैं तो नेट फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, नेट फोर्स नहीं निकाल पाएंगे तो M इक्वल टू ए में, अगर आप सपोज कर लो ये हमारा गलत हो गया तो आगे की सिचुएशन तो गलत ही हो जाएगी ना, एरर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सो अपने को पहले रूट को करेक्ट करना है। इनमें से कौन कौन से फोर्स वी हैव कैच्ड, ग्रेविटेशन कैसे कब कहाँ लगता है, टेंशन कब कहाँ कैसे एक्ट कर रहा होता है, और नॉर्मल रेशन कब कहाँ कैसे एक्ट कर रहा होता है। अभी 2 बड़े फोर्सेस बचे हुए हैं, एक स्प्रिंग और एक फ्रिक्शनल फोर्स। इन अपना पर्पस है पहले इन 2 फोर्सेस को ग्रास्प करेंगे, समझेंगे, और फिर उनको इस तरह के एबीडीज में ड्रॉ करना भी लर्न करेंगे। फिर एक बार ये फोर्सेस कंप्लीट होते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, और फिर F इक्वल टू ma लगाना स्टार्ट करेंगे। और फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अपना एक स्टेप होगा, उस स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना आंसर बताएंगे, या फिर अपने पास कुछ प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे। स्प्रिंग के बारे में मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। ये स्प्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में अंतर होता है। स्प्रिंग को भी हम लोग मासलेस एज्यूम करते हैं, स्प्रिंग इज एज्यूम्ड टू बी मासलेस। यहाँ पर हम इनएक्सटेंसिबल नहीं बोल सकते क्योंकि स्प्रिंग तो एक्सटेंट होती है और बिना एक्सटेंशन से इसका काम नहीं चलता है। तो ये एक्सटेंट होती है, ये डिफॉर्म होती है। बनाएंगे किस तरह से स्प्रिंग को, हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि लेट से कि अपने पास या फिर ऐसा थोड़ा सा प्रॉपर करें तो ये लेट से वॉल है और अपने पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे टाई किया हुआ है और इस तरह से बना के दिखाते हैं, ये स्प्रिंग है। सो इसकी ये जो लेंथ होती है L0, जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। सो L0 इज नोन एज नेचुरल लेंथ। दैट मीन्स स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड और यू आर नॉट अप्लाइड एनी फोर्स। सो एक ही पॉइंट पे टाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसको आप दूसरे पॉइंट से पुल या पुश ना करो। सो दैट्स कॉल्ड नेचुरल लेंथ। सपोज कर लिया उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, तब जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है मूव कर जाएगा, तो लेंथ L0 नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। सो मैं दूसरा पिक्चर बनाता हूँ जिसमें वो चेंज होते हुए दिखा देते हैं। तो लेट से कि आपने फोर्स लगाया है तो ये कुछ ऐसा इलोंगेट हो गया है, यहाँ पर पहुंच गया है, और ये इस वजह से पहुंचा है क्योंकि आपने कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। सो दिस फोर्स विच आई एम शोइंग अ फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। आप में से सभी ये बात जानते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये फोर्स को यहाँ पे ले जाने के बाद छोड़ दिया गया, फोर्स हटा दिया जाए, तो इस स्प्रिंग के बाद इस स्प्रिंग के साथ क्या होगा? क्या ये स्प्रिंग इसी सिचुएशन पे रहने वाली है, या फिर ये और आगे बढ़ जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, या फिर ये वापस लौटेगी, रिटर्न बैक करेगी? इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं आपके। किसी भी स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट करके रिलीज करते हो, देन यू विल फाइंड इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो वो कुछ वापस आएगी, एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ से वापस चलेगी। आगे क्या चलता है वो हम बाद की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नहीं भी छोड़ा था
तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पर जो भी इसको पकड़ के रखे हुए था उस पर उसको स्प्रिंग अपनी बैक साइड की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग उसको रिटर्न बैक कराना चाहता है। तो जैसे ही आपने ये फोर्स हटाया तो ये फोर्स डोमिनेशन में आएगा और ये फोर्स डोमिनेशन में आने के बाद इसको वापस लेके आएगा। आप ही ने बोला वापस आएगा, इसका मतलब स्प्रिंग उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। तो ये जो दूसरा फोर्स मैंने दिखा है, ये फोर्स किसका है? ये स्प्रिंग का फोर्स है। और ये जो फोर्स था वो आपने अप्लाई किया था। और अगर आपने फोर्स अप्लाई करके रखा है तो स्प्रिंग फोर्स को काउंटर कर रहा है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तो स्प्रिंग वहीं पे रहेगी जहां पर आपने होल्ड किया हुआ है। आप अपने फोर्स को ज्यादा बढ़ाओगे तो और आगे लेके जाओगे क्योंकि ये कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, और जहां भी रोकोगे तो दोनों बराबर रहेगा। एफ हटाओगे तो फिर ये डोमिनेट करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चला कि स्प्रिंग भी फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना दूर तक लेके गए। ये इलोंगेशन, दैट्स कॉल्ड इलोंगेशन। आप कंप्रेस करोगे तब भी लगाएगा। तो फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग इज गोइंग टू बी एफएसपी, एसपी लिख दिया जस्ट फॉर स्प्रिंग पर्पस, और ये एक्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या है? एफ एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। एफ इज नॉट अ स्प्रिंग फोर्स। FSP is a spring force. This is force by spring. तो ये स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स। किस पर लगा रहा है? जो बंदा उसको पकड़ेगा उसको लगाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उस ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज गिवन बाय अ नंबर कॉल्ड K into X। सो स्प्रिंग फोर्स का अपना फॉर्मूला होता है, अनलाइक टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के पास फॉर्मूला नहीं होता है। ग्रेविटी के पास फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग के पास भी फॉर्मूला होता है। जहां पर एक्स क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब हुआ नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। बाहर गया तो इलोंगेशन बोलेंगे, अंदर लेके आएंगे तो कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। कंप्रेशन होगा तब भी ये फोर्स लगेगा, इलोंगेशन होगा तब भी ये फोर्स एक्ट करेगा। सो अगर आप नेचुरल लेंथ पर होंगे तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? जीरो फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स जीरो है। के क्या होता है? के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये आपको दिया जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्टिफनेस दैट मीन्स स्प्रिंग हमारा कितना स्टिफ है उसके बारे में बता रहा होता है। तो यहां से अपने को पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन हमेशा मीन, ये जो पोजीशन होती है ना, जो जिसमें रिलैक्स होता है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। सो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालोगे, डायरेक्शन बोलोगे कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन पर होगा। अगर ये कंप्रेस हो जाएगी तब भी इधर होगा, एलोंगेट हो जाएगी तब भी इधर होगा। तो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। तो डायरेक्शन में लिख देता हूँ, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब रिलैक्स पोजीशन। तो जहां पर वो रिलैक्स रहता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको पहले डाइजेस्ट करना है, फिर इसको यूज करना है। तो आप घर में इसको एक दो बार रिवाइज करो, समझो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में यहाँ से आगे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना होता है, के क्या होता है, के और किन बातों पे डिपेंड करता है, उन सब के बारे में। और के का यूनिट क्या होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। तो के का यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट द यूनिट इट इज गोइंग टू कैरी, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। सो के का यूनिट जो आएगा वो न्यूटन पर मीटर आएगा। स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कॉपी कर लीजिए। तो आज अपने वेट, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स के बारे में ब्रीफ समझा, बेसिक समझा, और इस बेसिक को रियलाइज करो, एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और बताएंगे। यहाँ पर मैंने केवल इलोंगेशन वाली स्टोरी बनाई है, कंप्रेशन वाली बना सकते हैं यहाँ पर और उस केस में भी एक्स कंप्रेशन हो जाएगा तो फोर्स यही रहेगा। ओके, एनी क्वेश्चन इफ यू कैन आस्क, अदरवाइज लेट्स वाइंड अप फॉर द डे।
आपने लिखा है इज दिस द वन वी डिड इन यूनिट एंड डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल f इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ k e square. Okay, I don't remember exactly. kx स्क्वायर वाली आप बात कर रहे हो. यस, वो f नहीं रहा होगा, वो एनर्जी रहा होगा. अभी हम लोग देखेंगे एनर्जी के टर्म में, तो इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ kx स्क्वायर होती है. सो हाँ, जो भी k वहां पर यूज किया गया था, सेम k इज देयर. ओके, एनी क्विक क्वेरी? इफ देयर इज नथिंग, सो नेक्स्ट क्लास में आप इसको रिवाइज करके आएंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे. और दैट्स ऑल. हाँ, आपका सुजीत, आपका क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ. बाकी लोग के लिए कंप्लीट हो जा रहा है. अगर आप चाहो तो डाउट को देख सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है. ओके, थैंक यू.